आधे घंटे का खुदा। दो आदमी इसका पीछा कर रहे थे। इतनी बुलंदी से वो दोनों नीचे स्पॉट खेतों में चलते हुए दो छोटे खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। दोनों के कंधों पर तितलियों की तरह बारीक राइफलें रखी नजर आ रही थीं। यकीनन उनका किरदार उसे जान से मार देने का था, मगर वो लोग अभी इससे बहुत दूर थे। निगाह की सीध से उसने नीचे की तरफ देखा। दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाया, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक इन दोनों को पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे। तब तक उसने पुरुमीद निगाह से घूमकर अपने ऊपर पहाड़ की चोटी को देखा। सारदू पहाड़ की 12 फुट ऊंची चोटी इससे सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर थी। एक दफ़ा वो चोटी पर पहुंच जाए तो फिर दोनों के हाथ ना आ सकेगा। सारदू पहाड़ की दूसरी तरफ गडियाली का घना जंगल था, जो इसका देखा भाला था, जिसके चप्पे चप्पे से वो इतनी ही आगाही रखता था जितना इस जंगल का कोई जंगली जानवर रख सकता है। इस जंगल के खुफिया रास्ते, जानवरों के भट्ट, पानी पीने के मुकाम सब उसे मालूम थे। अगर एक दफ़ा वो साधु पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो फिर अपना पीछा करने वालों के हाथ ना आ सकेगा। वो चोटी पर पहुंच जाएगा तो इसे दूसरी तरफ सरसब्ज ढलवानों पर गडियाली का जंगल दिखाई देगा और जंगल से परे सरहद का पुल, जिसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया था। गिरे हुए पुल के उस पार उसका अपना देश था। एक बार वो चोटी पर पहुंच जाए फिर उसे ढलवान के घने जंगल तय करने में देर नहीं लगेगी। अगर पुल नहीं तो क्या हुआ, वो बहुत उम्दा तैराक है। गडियाली नदी अबूर करके देश पहुंच जाएगा और चोटी तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। वो दोनों उसके दुश्मन भी उससे 4 घंटे की मुसाफत के फासले पर थे। नहीं, वो इसे नहीं पकड़ सकते। वो जवान है, मजबूत है और 4 घंटे उनसे पहले चला है। वो उसे नहीं पकड़ सकते। वो अभी इस चट्टान पर 15-20 मिनट तक दम ले सकता है। वो दूर नीचे खेतों से गुजरते हुए घाटियों की तरफ आने वाले उन 2 आदमियों को बड़े इत्मीनान से देख सकता था जो उसकी जान लेने आ रहे थे। वो मुस्कुरा भी सकता था क्योंकि वो उनसे बहुत दूर है। यकीनन उन्होंने उसे देख लिया है, क्योंकि नीचे के खेतों से चोटी तक उस तरफ का पहाड़ जिसके ऊपर वो चल रहा था बिल्कुल नंगा है। बस छोटी छोटी झाड़ियां हैं कि जिनमें आदमी छुप नहीं सकते, और ज़मीन से लगी हुई पतली झरदरी घास है। और नीचे नीचे स्याह चट्टानें रात की बारिश से भीगी हुई और रानी काई से बंद पानी की बू आती है और भुरभुरी मिट्टी पर कदम फिसलते हैं। उसे बड़ी होशियारी से आगे फासला तय करना होगा। जभी तो इसने इस फासले को तय करने के लिए जो आधे घंटे में तय हो सकता था 1 घंटा रखा है। बस उसी तरह इस बात का अफसोस है कि वो नीचे के गांव से भागते वक्त क्यों अपनी राइफल साथ ना ला सका। भागते वक्त उसने राइफल वहां छोड़ दी। एक नाकाबिले माफ़ी हादसा था, मगर अब क्या किया जा सकता था। अगर उसके पास इस वक्त अपनी राइफल होती तो वो दोनों नीचे से आने वाले इस कदर बेखौफी से उसका पीछा नहीं कर सकते थे। वो आसानी से किसी चट्टान की ओट में दहक कर किसी मुनासिब जगह पर उनका इंतज़ार कर सकता था। वो अपनी राइफल की रेंज में आते देखकर इन लोगों को गोली का निशाना बना सकता था, मगर वो क्या करे। इस वक्त बिल्कुल नहत्ता है और हर लिहाज से इसकी ये कोशिश है कि वो इनकी बंदूक की मार से आगे चलता रहे। उसने ताक़ुब करने वालों के पीछे भी दूर तक खेतों को देखा और खेतों से परे सेब, आलूचे और खुबानियों के दरख्तों से घिरे मोगरी के गांव को देखा। एक लम्हे के लिए इसके दिल के अंदर उदासी की एक गहरी सुर्ख लकीर खिंचती चली गई। इस खंजर की बारीक और तेज धार की, जिसका फल उस वक़्त मोगरी के दिल में बवस था, मोगरी जो सेब के फलों की तरह खूबसूरत थी। काशिर के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो मोगरी की जान ले ले। चमकती हुई गहरी स्याह आंखों वाली मोगरी, अंगारों की तरह दहकते हुए होंठों वाली 19-20 की मोगरी। वो जब हंसती तो ऐसा लगता था गोया सेब की डालियों से फूल झड़ रहे हैं। ऐसी महकती हुई सफेद हंसी उसने किसी दूसरी लड़की के पास ना देखी थी। हंसी जो सेब के फूलों की याद दिलाए या अचानक पर खोल कर हवा में कबूतरी की तरह उड़ जाए और ज़रा से खुले ज़रा से बंद अंगारों की तरह दहकते हुए शरीर, होंठ
ان ہونٹوں پر جب وہ اپنے ہونٹ رکھ دیتا تھا تو اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے خون کے بہاؤ میں چنگاریاں سی اڑتی چلی جا رہی ہیں، جیسے جذبے پگھل کر خون اور خون پگھل کر شعلہ اور شعلہ پگھل کر بوسہ بن گیا ہو۔ وہ پوری طرح موگری کے چہرے پر جھک جاتا تھا، اتنے زور سے کہ موگری کی سانس اس کے سینے میں رکنے لگتی تھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور اس کے منہ پر تماچے مار کر ہی اپنا چہرہ اس کے چہرے سے الگ کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو، جانمار ہو کاشر، وہ ہنستے ہوئے کہتی، اور تم آگ ہو۔ وہ خود اپنے جذبے کی شدت سے ڈر کر ذرا پیچھے ہٹتا اور کہتا، میرے گاؤں میں کوئی نہیں جانتا کہ میں دشمن کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، میرے سپاہیوں میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں گڈیالی کے جنگل میں روز کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ دونوں گڈیالی کے جنگل میں چھپ کے کسی کچے راستے پر بیٹھ جاتے، دیوار کے ایک ٹوٹے ہوئے تنے پر پیچھے جیپ کھڑی ہوتی، سامنے ایک چھوٹی سی ڈھلوان کی گہری اور دبیز گھاس، کو چشمہ تقریباً بے آواز ہو کر بہتا تھا، جنگلی پھولوں پر پانی کے قطرے گر کر سو جاتے، اور چاروں طرف بڑے بڑے ستونوں کی طرح اونچے اونچے دیوار اور ان کے گھنے چھتناور میں سبزی مائل روشنی دور اونچے لٹکے ہوئے فانوسوں کی طرح چھن چھن کرتی آتی ہوئی۔ کاشر کو ایسا محسوس ہوتا گویا وہ کسی مغل بادشاہ کے دیوان خاص میں بے اجازت آ نکلا۔ یہاں آ کر وہ دونوں کئی منٹ تک جنگل کے گہرے سناٹے میں کھو جاتے اور آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتے۔ کبھی ایسا لگتا جیسے سارا جنگل چپ ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے سارا جنگل ان کے ارد گرد سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہے۔